हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डेफिनेशन दी थी किसकी, कैपेसिटेंस की। ठीक है, फॉर्मूला भी बना था कैपेसिटेंस का, C इक्वल Q अपॉन V। C इक्वल Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ratio of charge given to the conductor and potential rages on conductor, उन दोनों का रेशियो होता है। ठीक, यदि हम किसी जो है वो कंडक्टर को Q चार्ज दें और उसका पोटेंशियल किससे बढ़ जाए, V वोल्ट से बढ़ जाए, तब इनका जो रेशियो होगा ये कैपेसिटी या कैपेसिटेंस होगा। और फिर हम इन जनरल वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस क्या, इट इज एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। तो हम दूसरे तरीके से भी इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। नाउ we can write capacitance is the ability to store charge by a conductor कि किसी कंडक्टर की जो है वो एबिलिटी कितनी है चार्ज स्टोर करने की, उसको भी हम कैपेसिटेंस कहते हैं। फार्मूला आया था आपके पास में C इक्वल Q अपॉन V। नाउ इफ वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल, तो फिर आगे की बात है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन Q एंड V। तो क्या है ये आपके पास में y एक्सिस, ये x एक्सिस। we take here charge, here potential, but Q is proportional V, then there will be a straight line Q proportional V. ठीक, suppose this angle is theta, but there is a physical meaning of this graph। क्या मीनिंग है इसका कि QV ग्राफ जो है उसका हम स्लोप निकालें, मीन्स tan थीटा निकालें, तो वो क्या बताता है, तो व्हाट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो वही मैं लिख रहा हूं, द स्लोप ऑफ QV ग्राफ बराबर m tan थीटा इक्वल Q अपॉन V, बट दिस इज इक्वल टू C। तो द स्लोप ऑफ QV ग्राफ m बराबर tan थीटा बराबर Q अपॉन V। और व्हाट इज Q अपॉन V? Q अपॉन V इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब द स्लोप ऑफ QV ग्राफ रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसको बताता है QV ग्राफ का ढाल? QV ग्राफ का ढाल किसे बताता है? वो कैपेसिटेंस को बताता है। तो अब आप ये ग्राफ बना करके और इसे आप नोट कर लीजिए। क्लियर? तो द स्लोप ऑफ QV ग्राफ कैपेसिटेंस क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात पर हम आते हैं, वो क्या है देखिए। फॉर्मूला हमारे पास में आया कैपेसिटेंस का C इक्वल Q अपॉन V। ठीक, तो Q अपॉन V यदि हम चार्ज को डबल कर दें
तब क्या कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फॉर्मूला कैसे बना था? Q प्रोपोर्शनल V, इफ V डबल चार्ज देन पोटेंशियल विल बी डबल, 2Q proportional to V. It means we can write Q as 2Q, V as 2V, 2 is cancel out, it means C equal again Q upon V. इसका मतलब क्या निकला कि यदि हम चार्ज को डबल कर दें तो उस केस में धारिता जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कंडक्टर को दी गई चार्ज के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि चार्ज डबल हो जाने से उस पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और इस प्रकार से उन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और कैपेसिटी जो है वो उतनी ही रह जाएगी। तो फिर यहां बात ये आती है कि फिर ये कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है? तो इसे हम जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। बट नाउ वी टेक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस SI, फॉर्मूला है C इक्वल Q अपॉन V। Q कूलम, V वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, बट कलेक्टिवली कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैरड, FARAD। तो व्हाट इज यूनिट? कूलम पर वोल्ट फैरड। तो ऐसा यूनिट क्या बनी? कूलम पर वोल्ट, this is equal to farad. This is SI unit of capacitance. But in case of CGS unit, you can write as क्या? State coulomb. What is CGS unit of volt? State volt. तो state coulomb बटे में state जो है वो वोल्ट, state farad आपके पास आ जाएगा, तो वो CGS यूनिट हो जाएगी। तो ये हो गई फैरड। चलिए नाउ वी कैन डिफाइन वन फैरड कि व्हाट इज वन फैरड। तो फिर वन फैरड को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करें और उसके ऊपर वोल्ट कितना रेज हो जाए? 1 वोल्ट रेज हो जाए, तो फिर उस केस में C इक्वल 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 1 फैरड। तो यदि किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर, किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए? 1 वोल्ट बढ़ जाए, तब उस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरड कही जाएगी। तो इस तरीके से हम 1 फैरड को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर हम यहां पर लेते हैं 1 फैरड। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए 1 फैरड, ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा 1 फैरड। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1 फैरड। बताइए कब होगी 1 फैरड इज इक्वल टू 1 फैरड? इफ इट्स पोटेंशियल कितने से रेज हो जाए? पोटेंशियल कितने से रेज हो जाए? बताइए। पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट। इफ इट्स पोटेंशियल increases by 1 volt on giving it
1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज, चार्ज। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1 फैराड इफ इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस कितने से, बाई 1 वोल्ट, कितना, बाई 1 वोल्ट ऑन गिविंग इट, इसे कितना चार्ज दे करके, बाई गिविंग इट 1 कूलम चार्ज, तब इसकी जो कैपेसिटी है वो हम कितना कहेंगे, 1 फैराड कहेंगे। तो फिर इस चीज को मैं यहां नीचे लिख देता हूं, देखिए कैसे। यहां आपके पास में वी नो दैट C इक्वल Q अपॉन V, इफ Q इक्वल 1 कूलम and V equal 1 volt, then C equal 1 coulomb upon 1 volt, this is equal to 1 farad। तो देखिए आपको ये डेफिनेशन याद हुई क्या, कि द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1 farad if its potential increases by 1 volt on giving it 1 coulomb charge, it giving it 1 कूलम चार्ज। तो ये आपके पास में जो है वो यूनिट की कैपेसिटेंस के यूनिट की डेफिनेशन हो गई। तो अब अगले वाली बात पर आते हैं कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो फिर ये आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ dimensional formula of capacitance, कैसे निकालेंगे देखिएगा एक बार अगेन, वी राइट C इक्वल Q अपॉन V, तो C इक्वल, दिस इज इक्वल टू कूलम, दिस इज इक्वल टू वोल्ट, कूलम वोल्ट, but we can write coulomb upon joule per coulomb। what is volt, volt equal joule per coulomb, तो कूलम ऊपर चला गया तो कूलम स्क्वायर पर जूल। तो what is dimensional formula of coulomb, 80 ampere into time, 2 times joule upon में joule, unit of energy m1 l2 t minus 2, clear। collectively how can we write, m minus 1 L माइनस 2 T माइनस 2 है ऊपर जाएगा प्लस, तो फिर ये कितना हो गया T4 और A2। ठीक, इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहां पर, M माइनस 1 L माइनस 2 T4 एंड A2, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैसे बना सकते हैं, वी कैन रिपीट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट मींस वोल्ट जूल पर कूलम, कूलम 2 टाइम्स हो गया अपॉन जूल हो गया m1 l2 t minus 2। तो ये आपके पास हो जाएगा m1 l2 t minus 2, m ऊपर जाएगा -1, l ऊपर जाएगा -2, t minus 2 ऊपर जाएगा प्लस, दो पहले से थे 4 और एक ही 2। क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट आर्टिकल, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन, capacitance of an isolated spherical conductor, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर्म
derive an expression for capacitance of an isolated spherical conductor के लिए एक जो है डेरिवेशन कीजिए। तो फिर यहां से हम आइडिया देखें। स्फेरिकल कंडक्टर इट मीन्स आपके पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर सिस्टम है, तो ये उसकी रेडियस आपको नोन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस, तो सी आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन सी एंड आर। दिस इज मैथमेटिकल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। क्या बताया? देखिए, आपको एक कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर सिस्टम के तौर पर दिया गया है, तो आपको उसकी रेडियस मालूम होगी। निकालना क्या है आपको निकालना है कैपेसिटेंस। तो फिर व्हाट इज आइडिया कि C इज फंक्शन ऑफ R, तो एक फॉर्मूला हम जनरेट करने जा रहे हैं किस किस के बीच में, C और R के बीच में। चलिए, तो अब हम कैसे इस आइडिया पर काम करते हैं वो आप देखिएगा। तो वी टेक ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R। सपोज ये आपके पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है, और इससे हम सपोज करते हैं इसे हम चार्ज Q प्रोवाइड करते हैं। कितना चार्ज प्रोवाइड करते हैं? इसे हम Q चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और Q चार्ज प्रोवाइड करने पर इस पर पोटेंशियल कितना इंक्रीज होता है? वो V इंक्रीज होता है। तो व्हाट इज ओवर कंसीडरेशन? दिस इज सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? देयर इज ए spherical conductor of radius capital R. It means R is known, but you consider Q given charge and potential ranges through volt V, कि हम Q चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल कितना बढ़ता है V, तो ये हमारे द्वारा कंसिडरेशन है। तो फिर देखिए, इन फिगर we consider a spherical conductor of radius capital R। क्या कंसीडर करते हैं हम कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, किसकी रेडियस R है। if we provide charge Q, then potential rages through V। Clear? Again we can repeat, क्या in figure we consider a spherical conductor of radius capital R, ये आपको मालूम है। but if we provide charge Q, then potential rages through V। तेरा पोटेंशियल बढ़ता है, V से बढ़ता है। तो अब आप इसे नोट कीजिए, जो है क्या क्या आपको गिवन है। थ्रू V, ठीक है। तो बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, यदि हमने इसको चार्ज वी प्रोवाइड चार्ज Q, देन पोटेंशियल रेजेस थ्रू V बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C इक्वल Q अपॉन V। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जब आपने जो है पोटेंशियल जो है चार्ज Q दिया और पोटेंशियल V हुआ, तो उसकी कैपेसिटेंस ऐसे आनी चाहिए के लिए। लेकिन एक बात है, इन प्रीवियस चैप्टर, इन चैप्टर 3 तुमने एक आर्टिकल पढ़ा था, और वो आर्टिकल क्या था कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर को यदि हम चार्ज दें तो उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल आता है। तो फिर हम ये बात लिख सकते हैं क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट spherical conductor at the surface of the electric potential at the surface of
surface of spherical conductor, V equal Q upon 4 pi epsilon नॉट कैपिटल R। पिछले वाले चैप्टर के जो नोट्स आपने लिखे हैं वहां किसी स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा, ये वो फॉर्मूला है V इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर? नाउ यू कैन पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड की वैल्यू किस में पुट कर सकते हो? फर्स्ट में। तो फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट इज रिजल्ट? C इक्वल Q अपॉन V, Q अपॉन इंटू कर दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, Q इज कैंसिल आउट, then result will be C equal 4 pi epsilon naught capital R। क्लियर? दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपके पास में कि कैपेसिटेंस कितनी आई स्फेरिकल कंडक्टर की। जो मैंने आइडिया बताया था उस आइडिया के अकॉर्डिंग ये बात आई कि नहीं आई, कि C और R में रिलेशन आ गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमें जो है वो रिजल्ट क्या मिला कि C प्रोपोर्शनल कैपिटल R। C जो है कैपेसिटेंस जो है स्फेरिकल कंडक्टर की वो इसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ ये देखें कि जब रेडियस कंडक्टर की बढ़ेगी तो क्या उसकी जो साइज है या वो शेप है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो वी कैन से दैट कैपेसिटेंस जो है किसी कंडक्टर की वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है, मींस उसकी साइज और शेप पर निर्भर करती है। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही थी कैपेसिटी। किस पर डिपेंड करी? इस आर्टिकल से आपने क्या बता दिया कि ये जो है उसके किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी उसकी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन shape and size of the conductor। क्लियर? इस आर्टिकल ने आपको एक जो है वो प्रूफ दे दिया कि कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है। क्लियर? लेकिन अब हम इससे आगे बढ़े, वो देखिए क्या कि हम इस कंडक्टर को हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें तब कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हाँ, उस केस में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? इफ द कंडक्टर पर टू बी प्रेजेंट किसमें? मीडियम में। तो फिर इन मीडियम कैपेसिटेंस इन मीडियम कैपेसिटेंस Cm इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू कैपिटल R। क्लियर? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? दिस इज इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। बट व्हाट इज एप्सिलॉन m? दिस इज इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन m इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक, इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। बट Cm इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये बात पहले चैप्टर में आई हुई थी कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R क्या है? ये आपके पास में रिलेटिव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। So we can write as Cm, this is equal to 4 pi epsilon naught capital R into में epsilon m। अब this is equation 4। ठीक है,
ये हमारे पास में थर्ड थी, ये इसका रिजल्ट निकल चुका था, लेकिन इन मीडियम कैपेसिटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन एम जो है वो किसके इक्वल हुई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। नाउ वी कैन अरेंज दिस स्टेप एट 4 पाई एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन एम। बट व्हाट इज दिस, तो कौन कौन सी इक्वेशन से, 3 and 4। we can write Cm equal C into में एप्सिलॉन m। इसका मतलब मीडियम में जो कैपेसिटेंस आई वो वैक्यूम की तुलना में एप्सिलॉन m टाइम्स ज्यादा है। तो फिर यहां से रिजल्ट क्या निकला, तो ये आपके पास में जो है वो इक्वेशन हो गई फिफ्थ। और फिफ्थ का रिलेशन है तो ये निकला कि Cm अपॉन C को हम एप्सिलॉन r कह सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, इन मीडियम कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन ऑफ किस पर, वैक्यूम के कंपैरिजन में ये होगी। तो फिर कलेक्टिवली अब हम दो चीजें कह सकते हैं कि एक तो शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है, और कैपेसिटी जो है वो प्रेजेंस ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करती है। तो फिर यहां से क्या निकला, क्या, सो कैपेसिटेंस also depends on presence of medium। क्लियर। तो ये जो है वो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है, वो प्रेजेंस, मीडियम के प्रेजेंस पर डिपेंड करती है। सो कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। नाउ ये आपके पास में जो है इस आर्टिकल से दो चीजें पता लग गई कि शेप और साइज की डिपेंड करती है और उसके मीडियम पर भी डिपेंड करती है, जबकि चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। अब हम जो है एग्जांपल लेते हैं 4.1। क्या, यहां हम एक बात और बता दें कि हमने देखा था कि जो यूनिट थी वो आपके पास में क्या थी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, वो फैराड थी। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या थी, फैराड। C इक्वल 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 1 फैराड। लेकिन 1 फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो अब आप जहां आपने यूनिट लिखी थी वहां के उसके आगे कुछ कन्वर्जन भी आप लिख सकते हो। पिछले वाले आर्टिकल में क्या क्या, एक तो 1 हम प्रैक्टिकल यूनिट क्या लेते हैं, मिली फैराड, दिस इज इक्वल टू 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रो फैराड, दिस इज इक्वल टू 10⁻6 फैराड। 1 पिको फैराड, दिस इज इक्वल टू 10⁻12 फैराड। तो ये ऐसा यूनिट तो फैराड है, लेकिन हम जो है वो प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब ये यूनिट हम काम में लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर अदर जो कन्वर्जन यूनिट्स हैं उनको आप नोट कर लेंगे, कहां पर, जहां आपने इसको फैराड को लिखा है। ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल आता है आपके पास में 4.1। फैराड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है, हम इसे जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो है एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। तो देखिए एग्जाम्पल 4.1। एग्जाम्पल 4.1 क्या कहता है कि यदि हम अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, ठीक है, तब उसकी कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ if radius of the earth r equal 6.4 into 10⁸ मीटर। सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए क्या, यहां पर आपको रेडियस दे रखी है, r कितनी दे रखी है, 6.4 into 10⁸ मीटर, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। लेकिन यदि मैं इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की, पाई की और 4 की वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा।
तो फिर इसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं R/1/4πε0। मैथमेटिकली ये बात लिखी जा सकती है। दिस इज इक्वल टू R/K। क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो अगेन वी कैन राइट C इक्वल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ R, 6.4 into 10⁸8। व्हाट इज वैल्यू ऑफ K, 9 into 10⁹9। ठीक है, तो ये आपके पास में ऐसा ही जो है वो यूनिट चल रही है, तो दिस विल बी इक्वल टू फैराड। ये किसके इक्वल होगा, ये फैराड के इक्वल होगा। लेकिन जब हम इसे कैलकुलेशन में लेंगे तब C की वैल्यू आपके पास 0.711 0.0000711 फैराड आएगा। ठीक है, इसे को हम कैलकुलेशन में लेंगे तो फिर C इक्वल, इस चीज को हम 711 गुणा 10 711 10⁻⁻6 फैराड भी लिख सकते हैं। तो फिर C इक्वल हम 711 माइक्रो फैराड भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻6 फैराड इक्वल 1 माइक्रो फैराड। इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी हो गई, 711 माइक्रो फैराड हो गई। अब अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वही 1 फैराड से बहुत कम है, तो कोई भी कंडक्टर लेंगे तो अर्थ से लेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 फैराड के इक्वल कैसे हो सकती है। इट मींस वी कैन प्रूव दैट 1 फैराड इज ए जो है ग्रेटर यूनिट, एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो फिर इसे आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।